हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन चक्र पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपसे पहले मैंने पार्ट 1 में सारा कुछ बताया कि सुदर्शन चक्र होता क्या है, सुदर्शन चक्र बनता क्या है, सुदर्शन चक्र को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो वहीं से शुरू करते हुए आज मैं बताऊंगा कि इसका फलादेश कैसे करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहिए और फिर बाद में आपको बड़ा ही आसान हो जाएगा सुदर्शन चक्र से कंफर्टेबली फलादेश करना। सुदर्शन चक्र रिप्रेजेंट्स द कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन सन चार्ट, द मून चार्ट एंड द बर्थ चार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम आउटर टू इनर सर्कल respectively. The study of the house consider the signs in all the 3 charts simultaneously. इसका मतलब ये है कि जो सुदर्शन चक्र है वो सूर्य के चार्ट को, सूर्य लगन वाली कुंडली को, आपकी चंद्र लगन वाली कुंडली को और आपकी असेंडेंट राशि लगन वाली कुंडली को एक ही समय में देखने का तरीका है। जितना आप इसमें अभ्यास कर लोगे उतना ही इस चार्ट से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेटल D1 चार्ट से बनाया गया आपका चार्ट है। अब बात करते हैं कि इससे फलादेश कैसे करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो प्राशर लाइट में डील करते हैं उनके लिए या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डील करते हैं, उनमें गोल चक्कर में आता है। वो कैसे गोल चक्र में आता है मैं आपको बताता हूँ। ये कोई एक कुंडली है, इसका हम रिपोर्ट में जाएंगे। देखिए, रिपोर्ट में जाके हॉरोस्कोप में गए तो सीधा लिखा आता है कि सुदर्शन चक्र। आपको इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करोगे सुदर्शन चक्र खुल जाता है। ये पूरा सुदर्शन चक्र आपके सामने है, पूरे का पूरा सुदर्शन चक्र। यहीं से मैंने उठा के ये हेडिंग लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी समझने में दिक्कत ना आए। अब आपको कैसे देखना है, जो लोग तो इसमें अभ्यस्त हैं, जो लोग इसमें अभ्यस्त हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होता, या जो लोग हॉरोस्कोप को देखने के आदी हैं, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको कोई मुश्किल नहीं होता कि गोल चक्कर से भी वो देख लेते हैं। इसको और बसाने का और आसान बनाने का ढंग है कि आप जैसे ये सारा ब्लैक में हाउस नंबर लिखें, आप अपनी लाल पेन से इसको देखिए। ये 1 नंबर हाउस है, 2 नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो लगन में आप अपनी तरफ से ये मार्क कर लो। ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपने मार्क कर लिया। बड़ा सिंपल हो गया। आपको चाहे सूर्य लगन से देखना है, चाहे चंद्र लगन से देखना है, चाहे राशि लगन से देखना है, बड़ा आसान हो गया। आपको जो लाइन देखेंगे उसमें पता होगा कि ये कौन सा घर है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपने भगवान का नाम लिखिए, जिसको भी आप मानते हैं। ये सेंटर वाला खाना है। और उसके बाद सबसे पहले राशि चार्ट देखिए, जो राशि चार्ट D1 जिसको बोलते हैं, और उसके बाद मून चार्ट, उसके बाद सन चार्ट। उसी लगन जैसे ये सन यहाँ पे 7 नंबर पे दिखाया गया है, यहाँ पे मून चार्ट 2 नंबर का है, जो लगन चार्ट है वो भी 2 नंबर का है। इसी तरीके से बाकी घुमाते हुए सारी राशियाँ यहाँ भर सकते हैं, जैसे हमने पहले आपको बता दिया है। अब और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इसके फलादेश पे लेके चलता हूँ। आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। अब इस चार्ट का मैं इस्तेमाल करके आपको और दिखाऊंगा कि गोचर में आपको कैसे देखना है। गोचर भी हमारा इस चार्ट पे लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला है, जिसका जितना एक्सपीरियंस होगा उस चार्ट से आप उतना ही फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे अष्टक वर्गा चार्ट भी लग सकता है, यहाँ पे आपका षडबल चार्ट भी लग सकता है, यहाँ पे सर्वाष्टक वर्गा चार्ट भी लग सकता है, भिन्नाष्टक वर्गा चार्ट भी लग सकता है। और यहाँ से आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दशा सिस्टम को इस पे अप्लाई करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने में मिलेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनता जाएगा। अब इसी गोल चार्ट से आपको देखना सिखाता हूँ। कैसे देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं।
जैसे पहले लगन की बात करते हैं, जैसे ये चंद्र लगन और राशि लगन एक ही है, 2 नंबर का लगन है। इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का राशि चार्ट और लगन चार्ट सेम है। सूर्य यहाँ 7 नंबर में पड़ा है। तो लगन की बात करेंगे, हम देखेंगे चंद्रमा बहुत ही अच्छी राशि में है, टॉरस राशि में है। टॉरस राशि शुक्र की राशि है, जो बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, नेचर में बहुत अच्छे होते हैं। इन राशियों में जो टॉरस साइन है उसमें एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि दूसरे के पेट में घुसने की शक्ति उसमें होती है, अपना मधुर स्वभाव होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों से डील करते हैं। इसका मतलब इसका चंद्रमा शुक्र के साइन में है। शुक्र की सारी क्वालिटियाँ, कोमलता, मिठास, सारी चीज़ें इसमें होंगी। और 2 नंबर लगन है तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके लगन का जो सिंबल आप देखेंगे तो सिंबल आपको ये लगेगा कि खड़े हुए सींग। जो खड़े हुए सींग है इसका मतलब अग्रेसिवनेस की तरफ इशारा करते हैं। और उसके बाद फिर बात करते हैं सूर्य की, सूर्य लगन की बात करते हैं। सूर्य लगन में यहाँ पे सूर्य नीच का पड़ा है, 7 नंबर साइन में है, बुध के साथ बैठा है, बुधादित्य योग बन रहा है। बुधादित्य योग का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो चंद्रमा, सूर्य और बुध इकट्ठे हो गए हैं। बंदे का दिमाग जो है बड़ा ही शार्प है। इंसान जो है ये नेटिव जिस चार्ट का जो ये मालिक है वो इंटेलिजेंट इंसान है, उसको लोगों से अपने तरीके से काम लेने का अनुभव है। सूर्य नीच का होने की वजह से ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति कार्य कर लेता है जिसकी वजह से उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, या ये कह लो कि सरकार से जितना लाभ इसको मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं ले पाता, या अपनी जो सुपीरियर हैं उनकी आंखों में ये व्यक्ति थोड़ी देर के बाद खड़कने लग जाता है, उसकी जो कमियां हैं उनके सामने आ जाती हैं। ये हमने फलादेश किया, इस लगन का फलादेश कर दिया। लगन का फलादेश करना कितना आसान हो गया, क्योंकि आपने सूर्य की नेचर भी देख ली, आपने चंद्रमा की नेचर भी देख ली, आपने इस इंसान का रंग रूप भी देख लिया। इंसान का रंग रूप बहुत अच्छा है, टॉरस का चंद्रमा है, बहुत बढ़िया है, शुक्र की राशि में सूर्य बैठा है, इसलिए रंग गोरा होगा, चेहरा थोड़ा पतला होगा, माथा सूर्य बैठा है इसलिए माथा थोड़ा चौड़ा होगा, माथा जनरल इंसानों से थोड़ा सा माथा चौड़ा आपको मिलेगा। और उसके बाद में दूसरी बात करते हैं, धन दौलत की बात करते हैं। धन दौलत की बात में हम देखते हैं कि यहाँ पे शुक्र बैठा है, 8 नंबर राशि में बैठा है, और ये मंगल की राशि है। मंगल खुद चंद्र लगन से दूसरे घर में बैठा है और असेंडेंट लॉर्ड से भी दूसरे घर में बैठा है। इसका मतलब ये व्यक्ति के पास धन संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी भी होगी, धन भी होगा, और घर में कंफर्ट्स के सारे ही, लग्जरी के सारे ही सामान का भोगी होगा ये। उसके बाद बात करते हैं तीसरे घर की, भाई बहनों से रिश्ते कैसे रहेंगे। बृहस्पति यहाँ पे सूर्य के हिसाब से बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, चंद्रमा के हिसाब से भी तीसरे घर में आ गया है, और लगन के हिसाब से भी तीसरे घर में आ गया है। शनि भी है। भाई बहनों से डिस्टेंस लेते हुए भाई बहनों की रिस्पेक्ट करेगा, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने कुटुंब के साथ निर्वाह भी करेगा, लेकिन उनसे अलग रहने लग जाएगा, किसी न किसी तरीके से बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उनसे अलग होकर रहने लग जाएगा। बात करते हैं चौथे घर की। चौथे घर की बात करेंगे। चौथा घर कंफर्ट का होता है, चौथा घर हेल्थ का होता है, चौथा घर पब्लिक का होता है, चौथा घर बहुत सी ऐसी माँ का होता है, चौथा घर प्रॉपर्टी का के साथ साथ फैमिली कंफर्ट्स का भी होता है। तो ये यहाँ पे 2 बार राहु बैठा है, मंगल की सूर्य की राशि 2 बार आ गई है, शनि की राशि आ गई है। तो ये कुल मिला के चौथा घर कोई बहुत अच्छी बातें नहीं करता, पारिवारिक जो सुख है उसमें थोड़ी कमी देता है, माँ के सुख में कमी देता है। और घर जो है, घर का जो आंगन होता है, कुटुंब, यहाँ घर जो होता है कुटुंब की बात करते हैं हम। कुटुंब जो इनके कुटुंब है, जहाँ पे ये इकट्ठे भाई बहन
पैदा हुए, वहाँ पे रहे पले, उसका जन्म स्थान जो है वहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है, बहुत अच्छी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत अच्छी कोई घर नहीं है जिसके बारे में प्रशंसा की जा सके। अब बात करते हैं 5वें घर की, बच्चों को लेकर बात है। यहाँ पे केतु बैठा है, जब यहाँ पे, और एजुकेशन भी हम 5वें घर से, सुदर्शन चक्र में 5वें घर से देखते हैं या चौथे घर से देखते हैं, एजुकेशन की भी ये कमी देता है, एजुकेशन में ब्रेक करता है, पूरी एजुकेशन बंदे को नहीं लेने देता। इंसान जो भी है, नेटिव जो भी है, उसको पूरी एजुकेशन नहीं लेने देता। इस नेटिव की एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई है। बच्चों की तरफ से मन जो है थोड़ा परेशान रहता है। व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, दोनों, एक विदेश में रहता है, जो इधर भी है उसके भी कई अभी काम अधूरे हैं, उसके लिए भी थोड़ा परेशान ये रहता है। यहाँ पे केतु यही दर्शाता है, क्योंकि 5वें का मालिक चंद्र लग्न की कुंडली से बुध जो है 6ठे स्थान पे आ गया है, और ये गुड हेल्थ का भी घर है, कभी कभी हेल्थ भी खराब हो जाती है। सूर्य है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। और उसके बाद बात आती है 7वें घर की। 7वां घर पत्नी का होता है, और यहाँ पे शुक्र है, 2 बार शुक्र है, तो पत्नी सुंदर जरूर होगी। चंद्र लगन में भी शुक्र है और लगन में भी शुक्र है। लेकिन जब शुक्र 7वें घर में आता है, कारका जब 7वें घर में आ गया, 7वां पत्नी का कारक है व्यक्ति के लिए, तो हम देखते हैं कि तीनों कुंडलियों में एक बराबर वीनस यहाँ पे बैठा है, और मंगल की तीनों राशियां पड़ी हैं। इसका मतलब ये है पत्नी का जो प्रॉपर सुख होता है वो व्यक्ति को प्रॉपर तो नहीं मिल पाता, जो होना चाहिए वो तो नहीं रहता। लेकिन अब पत्नी का सुख निर्वाह कैसा होगा, पत्नी से कैसा कोई लाभ होने वाला है, ये 8वां घर बताएगा। क्योंकि हमारा जो 8वां घर होता है वो ससुराल में रेपुटेशन और ससुराल से मिलने वाली कुछ सहायता, शादी की फ्रक्टिफिकेशन का है। यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे आगे उपाय में आपको मैं एस्पेक्ट में आपको बताऊंगा किस तरह की परेशानियां आती हैं। यहाँ शुक्र को 7वां सूर्य देख रहा है, बुध देख रहा है, तो उसकी परेशानियां क्या है अभी बताता हूँ। उसके बाद 8वां घर है, मैरिज की फ्रक्टिफिकेशन का है, बृहस्पति है, जुपिटर है। जुपिटर यहाँ अपने घर का बैठा है, और 9वें घर का स्वामी यहाँ बैठा है, 10वें घर का स्वामी बैठा है, और चंद्रमा यहाँ पे एक्सल्टेशन में है, उच्च का होके बैठा है चंद्रमा, तो वो काफ़ी लाभ देता है। चंद्रमा यहाँ पे लिक्विड कैश का लाभ देता है, ससुराल से काफ़ी लाभ मिलता है, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में से काफ़ी लाभ मिलता है, इंसान को काफ़ी अनअर्न्ड इनकम मिलती है, इसे भी काफ़ी कुछ मिला है। और आगे बात करते हैं 9वें घर की। 9वें घर में यहाँ पे मंगल है, शनि की राशि पड़ी है, शनि यहाँ पे योग कारक बन गया, 9वें घर 10वें घर का राशि चार्ट में आ गया है, मून चार्ट में भी आ गया है, और ये शनि योग कारक है, इसलिए शनि इसको अच्छा देता है, इसके लिए लाभकारी है। और केतु यहाँ पे बैठा है, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम प्रोफेशन में कभी ना कभी देता ही है। और दूसरी बात अब आ गई इच्छा पूर्ति के घर की। 11वें घर की करते हैं, 12 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि ही लगन चार्ट में, 12 नंबर राशि ही मून चार्ट में है। यहाँ पे राहु जो है सूर्य की, राहु जो सन लगन है, यहाँ पे मूवेबल लगन है, यहाँ से यहाँ 11वें घर में आ गया राहु, तो अचानक कोई ना कोई गलती ऐसी करता है व्यक्ति जिससे इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। और फिर 12वां घर है, 12वां घर मंगल का है और बुध का है। बुध यहाँ पे लगन पे बैठा है, विदेश से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ता है, और विदेश से जो रिश्ता जुड़ता है, 6 नंबर राशि यहाँ 5वें घर में है, सूर्य के लगन में ये 12वें घर में आ गई है। इसका मतलब ये है कि पुत्र के थ्रू विदेश से रिश्ता जो जुड़ रहा है। अब ये तो सीधा सीधा सा बात आ गई। अब कुछ रूल हैं इसके, जो मैंने आपको पहले भी एक बार बताए थे, आज फिर बता देता हूँ। हम देखते हैं कि जो सुदर्शन चक्र में केंद्र होते हैं, जो केंद्र होते हैं उनमें यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं तो इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, नहीं तो उसको रास्ते में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ये सूर्य लगन, चंद्र लगन, जो राशि लगन है, सबसे केंद्र में देखो राहु बैठा है, इधर केतु बैठा है। इसका मतलब ये है इसको प्रोफेशन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और घर परिवार में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हेल्थ ग्राउंड पे भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं एस्पेक्ट कैसे हैं।
चौथे घर पे एस्पेक्ट कैसे हैं। चौथे घर पे यदि हम एस्पेक्ट देखते हैं, वही जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट होते हैं वही देखे जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी कोई बुरे ग्रह का एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा, बुरे ग्रह बैठे जरूर हैं, एस्पेक्ट कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन ये बुरे ग्रह जो हैं 8वें नंबर ग्रह पे घर में बैठे, जो मैरिज की फ्रक्टिफिकेशन का घर है, जो ऐसा भी कहते हैं कि जो पत्नी की जो तबीयत है उसको ख़राब रखता है। और इस तरीके से हम जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट देखते हैं, यहाँ भी वैसे ही एस्पेक्ट देखे जाते हैं। तो अब इससे ऊपर आप क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर आप देखो कि आजकल ट्रांजिट कहाँ चल रहा है। ट्रांजिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ट्रांजिट का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि जैसे हम देखेंगे अभी जो सूर्य लगन से राशि हम यहाँ पे सैटर्न बिठा देंगे। ये 11 नंबर राशि में अभी सैटर्न चल रहा है। अब ये सैटर्न की तीसरी दृष्टि होती है, आप सबको मालूम है। ये लगन को, सूर्य लगन को देख रहा है, चंद्र लगन को देख रहा है। इसका मतलब ये लगन को देख रहा है, इंसान की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी तरह की सैटर्न से रिलेटेड, सैटर्न जो है वो क्रॉनिक रोगों का कारक है। अब यहाँ 11वें घर में चल रहा है, चंद्रमा से भी चल रहा है, लगन से भी चल रहा है, सूर्य से भी चल रहा है। तो इसको सैटर्न की बीमारियां और सूर्य की बीमारियां, चंद्र की बीमारियों के बारे में बुध को भी देख रहा है। इसके बारे में इसको सावधान रहने की जरूरत है। अभी बात करते हैं राहु और केतु की। तो हम यदि राहु और केतु की बात करें तो राहु इस समय 1 नंबर राशि छोड़ के यहाँ पे आ गया है, 12 नंबर राशि में आ गया है, और केतु जो है 6 नंबर में आ गया है। यदि हम ये बात करें कि कैसे रहेगा, ये 6ठे घर में राहु बहुत अच्छा होता है, इसके लिए भी अच्छा ही रहेगा। और केतु 12वें घर में अच्छा होता है, इसके लिए भी अच्छा ही रहेगा। इसके अच्छा या बुरे होने के जो प्रमाण हैं, इसको और पुष्टि करने के लिए ज़रूरत होती है कि जो दूसरे ग्रह कहाँ पे गोचर कर रहे हैं। जैसे अभी सूरज है, अभी सूर्य जो है 7 नंबर राशि पे आज की डेट में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य इसके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। सूर्य पे आ गया है, वो भी नीच राशि में चल रहा है, तो वो थोड़ा परेशानियां दे सकता है, हेल्थ की परेशानियां दे सकता है, नींद खराब कर सकता है। केतु इसके 12वें घर में आ गया है, नींद इसको नहीं आनी, इसलिए ये शिकायत भी करते हैं। आज ही मेरे पास आए थे कि मैं प्रॉपर्ली सो नहीं पा रहा, आप कृपा मेरी पत्री देखिए। आपको पता चल गया कि ये लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से जब 12वां घर नींद का होता है, 12वां घर अच्छे से सोने का होता है, 12वां घर आपका बेडरूम होता है, जब केतु वहाँ पे आ जाता है और वो फिर नींद को थोड़ा ख़राब करता है। तो इस तरीके से ये मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करता हूँ, यहाँ पे विराम लेता हूँ। गोचर में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पे मैं चर्चा करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये सुदर्शन चक्र का फलादेश आपको अच्छा लगा तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियो सुदर्शन चक्र पे ट्रांजिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, गोचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप तक समय पे पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।